हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 3 का जो पीआरटी का पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो पीआरटी का पेपर हुआ है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न आए थे जो काफ़ी ज़्यादा विवादित हैं। आप जब अपना आंसर की मिला होंगे, जो कोचिंग वाले आंसर की करवाए हैं, तो उसमें आपको लग रहा होगा कि इसका ऑप्शन ए नहीं सही है, ए वाला सही है। या आप देखे होंगे तो कोई कोचिंग वाला कोई अलग ऑप्शन बता रहा है, कोई अलग ऑप्शन बता रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। हमने जो है कि इन सभी प्रश्नों पर अच्छे से रिसर्च किया है और दोस्तों हमको जो आंसर मिला वह आंसर आपको बताएंगे। और दोस्तों, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिनका कि जो है कि अभी भी कंफर्म रूप से आंसर नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बीपीएससी पर ही छोड़ देंगे कि बीपीएससी इसका आंसर क्या मानता है। तो चलिए उन प्रश्नों को देखा जाए। तो देखिए दोस्तों, जो पहला प्रश्न आपका थोड़ा कंफ्यूजिंग था वह क्या था वह आपका यह था कि ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, क्योंकि जो ब्रह्म समाज था इसका जो प्रभाव था वह जो है कि बहुत से लोग बता रहे थे कि इसका प्रभाव शहरी शिक्षित वर्ग पर ज़्यादा था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है कि इसका प्रभाव जो है वह ग्रामीण पर भी था और शहरी दोनों पर, शिक्षित वर्ग पर था। तो यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमने जब इसको गूगल में सर्च किया और इस पर रिसर्च किया तो जो विकिपीडिया में आया इसका आंसर, तो उसमें क्या था कि उसमें सिर्फ इतना लिखा था कि जो है कि जो ब्रह्म समाज था इसका जो प्रभाव था यह शिक्षित वर्ग पर ज़्यादा था। जी हाँ दोस्तों, किस पर जो है कि शिक्षित वर्ग पर ज़्यादा था। जो लोग शिक्षित नहीं थे उन पर जो है कि इसका प्रभाव उतना नहीं था। तो इसका कोई आंसर जो है कि अच्छे से नहीं मिल पाया है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है कि हम बीपीएससी पर छोड़ देते हैं। 50-50 चांस है कि आपका या तो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा या तो बी वाला ऑप्शन होगा। लेकिन ज़्यादातर जो आंसर हमको लग रहा है वह ए वाला ऑप्शन होगा। लेकिन इसको हम जो है कि बीपीएससी पर छोड़ रहे हैं कि बीपीएससी को देखते हैं कि इसका आंसर वह क्या मानता है। तो फिलहाल जो है कि इस ऑप्शन को छोड़ते हैं। अगला जो प्रश्न यह आया था कि निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है। तो यह भी प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। बहुत से जो है कि लोग बता रहे थे कि प्लूटोनिक भूकंप जो है कि ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। कुछ लोग कह रहे थे कि भ्रंश मूलक भूकंप जो होता है वह ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। लेकिन दोस्तों, जब हमने इस पर रिसर्च किया, इसका देखा, तो जो सही आंसर आपका निकल करके आ रहा है वह है भ्रंश मूलक भूकंप। जी हाँ दोस्तों, जो आपका यह प्लूटोनिक भूकंप होता है उससे ज़्यादा जो है कि आपका भ्रंश मूलक भूकंप जो होता है वह ज़्यादा विध्वंसकारी होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो है कि हमने रिसर्च किया था, वहाँ पर पाया भी था कि प्लूटोनिक भूकंप गहरे भूगर्भीय स्तर पर होते हैं और ये भी गंभीर हो सकते हैं, लेकिन इनकी विध्वंसकारी क्षमता आमतौर पर कम होती है। और भ्रंश मूलक भूकंप तब होते हैं जब पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक प्लेटों के बीच तनाव टूटता है, और ये भूकंप अक्सर बहुत गंभीर और विध्वंसकारी होते हैं, जैसे कि 2010 का जो हैती भूकंप आया था वह। तो इसको आप कर सकते हैं। कौन सा आपका ज़्यादा आंसर सही है, तो वह हो जाएगा भ्रंश मूलक भूकंप। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप जो है कि बी वाला ऑप्शन मारे हैं तो यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी आपका काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें दोस्तों आया था कि बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार के कृषक नेता के बारे में, तो कृषक नेता आपके सहजानंद सरस्वती जी हैं। बिहार के फेमस कृषक नेता हैं। और जो है कि इसमें लेकिन दिया है दोस्तों कि उग्र कृषक नेता के बारे में। तो उग्र कृषक नेता के बारे में अगर हम बात करें तो उग्र कृषक नेता इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सहजानंद सरस्वती के बारे में कहीं पर भी यह नहीं लिखा गया है कि यह जो है यह उग्र कृषक नेता थे। जहाँ पर भी लिखा गया है, हमने जो भी एनसीईआरटी वगैरह देखा उसमें यह लिखा गया है कि जो सहजानंद सरस्वती थे यह बिहार के कृषक नेता थे। कहीं पर भी उग्र का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसलिए जो है कि इसका ज़्यादातर आंसर सही जो होगा वह ई वाला ऑप्शन होना चाहिए। फिलहाल देखिए, इसका आंसर जो है कि बीपीएससी क्या मानता है। आप वैसे 70% ई वाला ऑप्शन मान सकते हैं और 30% में आप जो है कि सहजानंद सरस्वती जी को रख सकते हैं कि बी वाला ऑप्शन आपका सही हो सकता है।
तो देखिए इसका आंसर बीपीएससी क्या मानता है, इसको छोड़ देते हैं। अगला आपका है कि कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न बहुत से लोग गलत बता रहे हैं। हमने जो है कि आंसर की मिलाए जब पेपर से, तो बहुत से इंस्टीट्यूट वाले आपका गलत बता रहे हैं कि कारगिल किस नदी के किनारे पर बसा है। तो बहुत से लोग आपका सिंधु नदी बता रहे हैं, बहुत से लोग झेलम कह रहे हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर दोस्तों है वह है सुरु नदी। जी हाँ दोस्तों, कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, तो कारगिल आपका सुरु नदी के किनारे स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का ही हमने लाइन उठा लिया है। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि कारगिल भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले मुख्यालय भी है और यह सुरु नदी की घाटी के मध्य में बसा हुआ है। कहाँ पर बसा हुआ है? सुरु नदी की घाटी के मध्य में बसा हुआ है। तो इसको आप याद रखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरु नदी, आप इसको मारिएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया। इसमें भी क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था। बहुत से लोग कमेंट किए कि सर इसका सही आंसर बता दीजिए कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था किसके कार्यकाल में वह वापस लिया गया था। तो देखिए जो यह बंगाल विभाजन हुआ था, यह वापस जो लिया गया था यह लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में लिया गया था। जी हाँ दोस्तों, किसके? तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में जो है वह बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। और इसका निर्णय कब हुआ था? तो इसका निर्णय जो है कि 1911 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, भारत के वायसराय 1910 से 16 तक कौन थे? तो 1910 से 16 तक लॉर्ड हार्डिंग थे। और 1911 में क्या होता है कि दिसंबर के महीने में जब जो है कि राजा वगैरह दिल्ली में आते हैं, दरबार लगता है, तो उसके बाद बंगाल विभाजन को रद्द करने का निर्णय लिया जाता है और 1912 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। उस समय कौन थे? तो उस समय जो है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो आपका विवादित आया था वह था कि दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था। तो यह मुकदमा कब हुआ था? तो देखिए इसमें बहुत से लोग बता रहे हैं कि 1946 में, कुछ लोग कह रहे हैं 1945 में। लेकिन दोस्तों जब हमने इस पर रिसर्च किया और इसका जो सही आंसर है वह यहाँ पर है। देखिए बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि दिल्ली के लाल किले में पहला मुकदमा जो है वह 5 नवंबर 1945 को शुरू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 5 नवंबर 1945 को शुरू हुआ था। और इस बीच में 30 नवंबर 1945 को गवर्नर जनरल ने जनता में बढ़ती लोकप्रियता और उत्साह को भांपते हुए मुकदमे के लिए पेश नहीं किए गए आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों को रिहा करने का फैसला लिया था। जी हाँ दोस्तों, क्या किया गया था? तो जो लोग उसमें जो है कि गिरफ्तार हुए थे 30 नवंबर 1945 को उनको रिहा कर दिया गया था। तो यह प्रसिद्ध मुकदमा आपका हुआ था। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वह 1945 है। तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों पीआरटी का इतने क्वेश्चन थे जो कि थोड़ा विवादित थे। लोगों को ऑप्शन जो है कि यह सही नहीं है वह सही नहीं है ऐसा लग रहा था। तो आप भी मिला दीजिए कि आपका आंसर कौन सा सही है। फिलहाल दोस्तों जो फाइनल आंसर रहेगा वह तो बीपीएससी के द्वारा देखा जाएगा कि बीपीएससी जो है कि क्या आंसर सही मानता है। जैसे 2-3 प्रश्न हमने आपको बताया है कि यह प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, बीपीएससी पर देखेंगे। तो चलिए आंसर की फाइनल आ जाती है, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा आंसर ज़्यादा सही है। फिलहाल पूरा रिसर्च के बाद हम जो है कि यह वीडियो लाए हैं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।